अचानक से एक मोड़ आता है जहां आप पार्टी को छोड़ के कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करते हैं। क्या कुछ सर एक नाराज़गी रही है इतने वर्षों में आपने? वसुंधरा राजे जी जो हमारी उस वक्त की नेता थी, उनकी जो कार्यशैली थी वो 36 कौमों को साथ लेकर चलती। तो राहुल गांधी जी की पद यात्रा में जब मैंने देखा कि वो भारत क्या चाहता है, आदरणीय अशोक गहलोत जी की सरकार ने जिस तरीके से स्वास्थ्य पे, हेल्थ पे, एजुकेशन पे, युवाओं के लिए, स्पोर्ट्स के लिए, किसानों के लिए काम किया था, तो इससे एक मामला सामने आया था जहाँ पर आपकी एकेडमी पर बुलडोजर चला और गिरफ्तारियां भी हुई थी सर। मेरी होटल बन रही थी, मेरा फार्म हाउस था और हमारे और कारोबार थे, उनको भी बंद करवाए गए, मुझे जेल में डाला गया। वक्त पहले आप वसुंधरा जी राजे के बेहद करीब रहे हैं और उनके आशीर्वाद से आपको दरगाह कमेटी का चेयरमैन बनाया, उपाध्यक्ष बनाया, उसी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में। पूरी भारतीय जनता पार्टी के अंदर वसुंधरा जी जैसा नेता भी नहीं है। तो आपके कार्यकाल में राजस्थान पहली बार रणजी ट्रॉफी जीता और उसी रणजी ट्रॉफी से खलील अहमद जैसे, दीपक चहर जैसे, राहुल चहर जैसे जो है खिलाड़ी वो टीम इंडिया तक पहुंचे। खलील है, दीपक चहर है, रवि बिश्नोई है। और आज का हमारा पॉडकास्ट बेहद ख़ास है क्योंकि आज के पॉडकास्ट के हमारे मेहमान वे बेहद ख़ास हैं। आज के हमारे ख़ास मेहमान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान खेल प्रकोष्ठ जनाब अमीन पठान साहब आज हमारे साथ में इस वक्त इस पॉडकास्ट में हमारे साथ में जुड़े हैं, अपना बेशकीमती वक्त निकाला है। सर सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा आपका कि आपने अपना बेशकीमती वक्त निकाला और आप इस पॉडकास्ट का हिस्सा बने। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? पहले देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके जो पॉडकास्ट है उसको और आपकी टीम को मुबारकबाद दूंगा, शुक्रिया अदा करूंगा। और आपसे आज रूबरू होने का मौका मिला, जोधपुर आया हूं तो। और जो आज आपके क्वेश्चन होंगे, मैं समझता हूं कि कुछ अच्छे क्वेश्चन होने वाले हैं, अच्छी बातचीत होने वाली है। तो आप शुरू कीजिए। मैं सर अपने अनुभव, अपनी सियासत के अनुभव, अपने क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर जो रहा मैं उसके अनुभव आपसे मैं साझा करूंगा। सर जिस तरह से हर एक इंसान का एक स्ट्रगल होता है अपनी लाइफ में और आपने एक शख्स के रूप में कई जिम्मेदारियों को निभाया है, चाहे वो दरगाह कमेटी के चेयरमैन के रूप में हो, क्रिकेट एसोसिएशन के उपाध्यक्ष के रूप में, अनंतपुरा में आपकी एकेडमी भी चलती है, आपकी एनजीओ बहुत अच्छा काम कर रही है कोटा के अंदर, और आप प्रेसिडेंट में अभी प्रदेश अध्यक्ष हैं खेल प्रकोष्ठ के कांग्रेस से। तो सबसे पहले सर जानना चाहूँगा क्या कुछ आपकी शुरुआत रही थी, छोटा सा आपका स्ट्रगल जानना चाहूँगा, किस तरह से आपका रुख राजनीति की तरफ आया और आपने क्रिकेट के मैदान से एक अच्छी शुरुआत की थी, उसके बाद में आज आप राजनीतिक पीछे पर सर खेल रहे हैं, तो ये शुरुआत कैसे रही सर? देखिए, मैं जो मेरा जो एक हर इंसान का एक ड्रीम होता है और एक गोल होता है, तो मैं क्रिकेट खेलता था, मैं फास्ट बॉलर था और क्रिकेट मेरा बोलते हैं जुनून था और मैं क्रिकेट का खिलाड़ी था। और बोर्ड लेवल पर यूनिवर्सिटी, स्कूल, नेशनल सब खेला मैं 1923 और सब खेला। उसके बाद जब लगा कि ऊपर जो है इसके लिए आगे कुछ इंजरीज हो गई थी, तो आगे का लग रहा था कि अब आगे उम्मीद नहीं है, तो उसके बाद मैंने अपनी एकेडमी बनाई और कोटा डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के लिए ऐसे जॉइंट सेक्रेटरी बना फिर 2002 से। और अभी तक ये भाजपा सरकार ने हमारे जिला क्रिकेट संघ को भी छोड़ लिया, जैसे बोर्ड छोड़ रहे हैं, कई जिलों के अंदर इन्होंने चेंज किए हैं। सर उस पर भी आना चाहूँगा क्योंकि एक 25 वर्षों का आपका अनुभव रहा है, आपने भारतीय जनता पार्टी के राजनेता के रूप में कार्य किया है और अचानक से एक मोड़ आता है जहां आप पार्टी को छोड़ के कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करते हैं। क्या कुछ सर एक नाराज़गी रही है इतने वर्षों में आपने काम किया उसके बाद? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी में 98 से जुड़ा और उस टाइम पे वसुंधरा राजे जी जो हमारी उस वक्त की नेता थी, उनकी जो कार्यशैली थी वो 36 कौमों को साथ लेके चलती थी। उस टाइम पे भैरों सिंह शेखावत थे, स्वर्गीय भैरों सिंह शेखावत, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी थे। वो भारतीय जनता पार्टी अलग भारतीय जनता पार्टी थी। वो पूरे भारत में रहने वाले सभी धर्म, सभी जाति,
और 36 कौम को साथ लेके चलने वाले लोग थे। लेकिन आज की भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, मैं ये समझता हूँ कि ये देश के लिए ठीक नहीं कर रहे, देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं, नफरत और तोड़ने की बातें ये लोग कर रहे हैं। तो इन सब बातों को देखते हुए जो भी एक अच्छा, जो इस मुल्क से मोहब्बत करने वाला इंसान होगा, जो देश से प्यार करेगा, जो जोड़ने की बात करेगा, क्योंकि हमारे जो मुल्क की जो खूबसूरती है, जो सुंदरता है, वो अनेकता में एकता है। बिल्कुल, अनेकता में एकता भारत की विशेषता, ये विशेषता है हमारी। अब ये उसको ही खराब करने पे तुले हुए है, तो वहाँ रहकर काम करना मुनासिब नहीं था। तो राहुल गांधी जी की पद यात्रा में जब मैंने देखा कि वो जनता के मुद्दे, चाहे वो दलित हो, किसान हो, युवा हो, वो वंचित हो, महिला हो, खिलाड़ी हो, हमारी फौज हो, सब लोगों से मिले, सब लोगों से उन्होंने इंटर किया, बात की, और भारत क्या चाहता है वो जब उन्होंने यात्रा की और उनकी मेहनत को, उनके जुनून को देखा, और उसके बाद राजस्थान में आदरणीय अशोक गहलोत जी की सरकार ने जिस तरीके से स्वास्थ्य पे, हेल्थ पे, एजुकेशन पे, युवाओं के लिए, स्पोर्ट्स के लिए, किसानों के लिए काम किया था, तो इससे मैं बहुत मुतासिर था, बहुत प्रभावित था। तो इन सब बातों को देखते हुए मैंने कांग्रेस ज्वाइन की। और मैंने तो जब कांग्रेस ज्वाइन की, जब देश में केंद्र की सरकार है, लोग डर की वजह से कांग्रेस छोड़ के भाजपा में जा रहे थे। मुझे लोगों ने कहा भी, और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि मुझे कांग्रेस में आने के बाद उसकी कीमत भी चुकानी पड़ी, मुझे बहुत नुकसान जी। एक मामला सामने आया था जहाँ पर आपकी एकेडमी पर बुलडोजर चला और गिरफ्तारी भी हुई थी सर। मेरी होटल बन रही थी, मेरा फार्म हाउस था, और हमारे और कारोबार थे, उनको भी बंद करवाए गए, मुझे जेल में डाला गया। और इस तरीके से बदले की राजनीति राजस्थान के अंदर ऐसी परंपराएं नहीं थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर भी, जो राजस्थान में, राजस्थान उत्तर प्रदेश या उस तरह का यहाँ का माहौल नहीं है। यहाँ पे बदले की भावना या लोगों को परेशान करने की परंपरा यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे चाहे भैरों सिंह शेखावत और थे, अशोक गहलोत जी थे, ये लोग थे, लेकिन कभी भी किसी को परेशान नहीं किया जाता था। राजनीति एक स्वस्थ राजनीति होती थी, मुद्दों पे बात होती थी, आइडियोलॉजी पे बात होती थी, लेकिन बदले की नीयत से कभी कोई काम नहीं किया जाता था। और ये अभी जो शुरू हुआ है, ये बहुत राजस्थान के लिए, राजस्थान के आने वाली जनरेशन के लिए और राजस्थान की राजनीति के लिए भी ये ठीक नहीं है। सर, जैसा कि आपके माध्यम से बताया गया था कि 2008 में आपने टिकट की मांग की, 2013 में की, उसके बाद में 2018 में की, ये भी एक आपने अपनी नाराज़गी का कारण बताया भारतीय जनता पार्टी छोड़ने। हाँ, ये भी था, क्योंकि एक जब आप राजनीति में होते हैं तो आप चाहते हैं कि आप जनता के मुद्दे उठाएं, और उसके लिए आपका विधायक और सांसद बनना भी बहुत ज़रूरी होता है। अगर वो व्यक्ति उस लायक है, मैं जिस तरीके से मैं ग्राउंड पे मेहनत करता था, मैंने प्रिपरेशन की, तैयारियां की। अभी पार्टी ने आदेश दिया था कि कान्हा चले जाओ, बीजेपी ने। मेरे कोटा और जयपुर, कोटा से 500 किलोमीटर और 400 किलोमीटर, जयपुर से 200 किलोमीटर, वहाँ जाके करीब 2 साल मेहनत की। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये जवाब आता है कि हम किसी भी मुस्लिम को टिकट नहीं देंगे। ये देश तो लोकतंत्र है, यहाँ पर तो सभी को अपनी नुमाइंदगी सरकार में रखने का अधिकार है, और सरकारों की भी जिम्मेदारी बनती है कि सभी तबके के लोगों को सरकार में नुमाइंदगी दे। केंद्र सरकार में 2022 के बाद से कोई भी मुस्लिम मिनिस्टर नहीं है। आप ही के माध्यम से कहा गया था कि सर, जो भी भारतीय जनता पार्टी के जो दिग्गज नेतागण हैं, अल्पसंख्यक नेतागण, उनको इग्नोर करने का कार्य किया गया पार्टी के द्वारा। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी ने जो केंद्र के बड़े नेता थे, एमजे अकबर साहब हो, जनाब मुख्तार अब्बास नकवी साहब हो, शाहनवाज हुसैन हो, इन सबको दरकिनार किया। और हम सेकंड लाइन के जो लोग थे, वो
उनको भी बिल्कुल आउट कर दिया। वो कहीं डिसीजन के लिए जब पार्टी की मीटिंग्स होती है, पहले पार्लियामेंट्री बोर्ड में, इलेक्शन कमेटी की कमेटी में, सब जगह पे मुस्लिम प्रतिनिधित्व होता था, लेकिन अब कोई नहीं है। बीजेपी ने क्या सोच लिया है, उसकी क्या मंसूबे है, वो क्या चाहती है समझ नहीं आता। लेकिन मैं ये कहूँगा कि ऐसी पार्टी में कोई भी जो इस मुल्क से प्यार करने वाला व्यक्ति होगा, जो सबको साथ जोड़ के काम करना चाहेगा, और भारत की जो परंपराएं हैं, जो भारत की जो एक मजबूत लोकतंत्र है भारत का, उस लोकतंत्र के लिए, उसको मजबूत करने के लिए इस भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़ा होना ही पड़ेगा सब लोगों को। आपके द्वारा विरोध प्रदर्शन भी किए गए थे अभी बिल्कुल। पहलगाम अटैक को लेकर, आपने एक विरोध प्रदर्शन जताया था कि सैनिकों से बड़ा कुछ नहीं है, राष्ट्रवाद से बड़ा कुछ नहीं, बिल्कुल कोई भी खेल नहीं। आप देख सकते हैं कि देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता। और एक तरफ आप हमारी भारतीय टीम को पाकिस्तान के खिलाफ, जो हमारा दुश्मन है, जो हमारे यहाँ पे लगातार आतंकवाद को परोसता है, उसके प्रायोजित आतंकवाद से हमारी कई सारी बहनें विधवा हुई है, कई बच्चे जो थे उनके सरों से उनके पिता का साया उठा है। तो उन शहीदों के सम्मान से बड़ा इस देश में और राष्ट्र के गौरव से बड़ा कुछ नहीं हो सकता। तो मोदी जी ने राष्ट्र के गौरव से और शहीदों के सम्मान से बड़ा खेल समझा, जबकि कोई खेल, कोई पैसा हमारे सैनिकों के सम्मान से बड़ा नहीं हो सकता, देश से बड़ा कुछ, और देश से बड़ा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन ये सरकार सिर्फ इसलिए कि जय शाह जी आईसीसी के चेयरमैन है, इसलिए हमारी टीम को खेलने भेज दिया। तो दो बातें नहीं चल सकती, आपको एक स्टैंड लेना पड़ेगा। हम पाकिस्तान के खिलाफ हैं, खिलाफ थे और खिलाफ रहेंगे जब तक वो आतंकवाद बंद नहीं करेगा, जब तक सीमा पर वो जिस तरीके से धोखे से फायरिंग करते हैं उनकी आर्मी, जिस तरीके से आतंकवादियों को देश में भेजा जाता है, हमारे निर्दोष लोगों की हत्याएं की जाती है, उनको शहीद किया जाता है, ये सब जब तक बंद नहीं होगा। और ये अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे इस मुद्दे को बहुत मजबूती से भारत को उठाना चाहिए था। उठाया भारत ने, लेकिन टीम को खेलने के लिए भेज दिया तो मामला वो जो जितना स्ट्रॉन्ग पक्ष था वो कमजोर हुआ। ये बात अच्छा किया, मैं अपने खिलाड़ियों को सैल्यूट करूंगा कि उन्होंने पाकिस्तान के खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया, पाकिस्तान के खिलाड़ियों से हैंडशेक नहीं, वो एक मैसेज दिया कि एक मैसेज दिया, उसके लिए मैं अपने खिलाड़ियों को सैल्यूट करता हूँ कि उन्होंने कहीं ना कहीं वो जो हमारी बहनें जो उस घटना से, जो उनके मन से अभी तक वो दर्द नहीं निकला होगा, तो जो वीरंगनाएं हमारी है, जो विधवा हुई है, तो उनको कहीं ना कहीं उन्होंने एक उनके लिए कि मैं बोल सकता हूँ कि एक तोहफा दिया कि हमारे दुश्मनों से बहनों हमने हाथ नहीं मिलाया है, और जब वक्त आएगा, और उनको हराया भी हमने 3 बार हराया, तो ये भी एक अच्छा था, एक मैसेज था। तो लेकिन सरकार का इसमें फेल्यूर है, टीम नहीं जाना चाहिए थी, टीम को मैच नहीं खेलना चाहिए था, ये गलत था। और ये सरकार, चाहे केंद्र की सरकार हो, चाहे ये राजस्थान की सरकार हो, राजस्थान की सरकार भी हमारे आदरणीय अशोक गहलोत जी ने जो योजनाएं चालू की थी, चाहे वो हमारी मेडिकल पे काम किया, हेल्थ पे काम किया, एजुकेशन पे काम किया, खेलों के लिए स्टेडियम बनाए, खेलों के लिए खिलाड़ियों को नौकरियां दी, किसानों के लिए कितनी सारी योजनाएं लेके आए। लेकिन ये सरकार जो भजनलाल जी, आदरणीय भजनलाल जी की जो सरकार है, जी सर, इसी से क्वेश्चन करना चाहूँगा। हाँ, जैसे कि बड़े राजस्थान के जो दिग्गज नेता हैं, जैसे हनुमान जी बेनीवाल, हाँ, उन्होंने अभी बीच में एक स्टेटमेंट दिया था कि भजनलाल जी को छुट्टी पे चले जाना चाहिए, उनसे नहीं हो रहा है, और कई ऐसे मामले हो रहे हैं। और जिस तरह से पाली के अंदर एक मंत्री के परिवार के लिए एयरलिफ्ट की जाती है, और उसी के लिए आम जनता को उसके लिए परेशान होना पड़ता है, तो भजनलाल जी पे उन्होंने बहुत तंज कसे थे। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, ये सरकार तो भजनलाल जी, उन्होंने पर्ची सरकार भी बताया, पर्ची सरकार बताया है, और उन्होंने ही नहीं, पूरे राजस्थान, वो तो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो तो
पार्लियामेंट के पटल पर और हर जगह बोलते हैं, लेकिन राजस्थान की जो जनता है, आम नागरिकों से, आम लोगों से, युवाओं से, किसानों से, खिलाड़ियों से आप पूछो, सभी ये बात बोलेंगे कि सरकार पूरी तरीके से सरकार फेल हो गई है। हर फील्ड में सरकार अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रही है। अभी अतिवृष्टि हुई, ज़्यादा बरसात और बारिश हुई, उसकी वजह से फसलें खराब हुई, फसलों का खराब होना। हाँ, वहाँ पे सरकार उसके लिए जिम्मेदारी लेने के जयपुर के लिए एसएमएस अस्पताल में अव्यवस्थाओं के कारण एक बड़ी घटना होना, हाँ, जैसलमेर घटना, इस तरह की जो घटनाएं हैं। झालावाड़ के अंदर 7 बच्चे स्कूल की छत गिरने से उनकी डेथ हो जाती है, उन बच्चों की। सरकार और मुख्यमंत्री और जो आपका शिक्षा मंत्री वो वहाँ पे जाता नहीं है। तो ये सरकार बिल्कुल असंवेदनशील। लेकिन सर, एक वक्त पहले आप वसुंधरा जी राजे के बेहद करीब रहे हैं और उनके आशीर्वाद से आपको दरगाह कमेटी का चेयरमैन बनाया, उपाध्यक्ष बनाया, उसी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में। मैं बोल रहा हूँ कि वैसी नेता भारतीय जनता पार्टी, पूरी भारतीय जनता पार्टी के अंदर वसुंधरा जी जैसा नेता अभी नहीं है। सर, आपके राजनीतिक गुरु आप किसको मानते हैं, जिन्होंने आपको भारतीय जनता पार्टी में? भवानी सिंह राजावत जी और वसुंधरा जी और अटल बिहारी वाजपेयी जी को देख के मैंने राजनीति में आया, बीजेपी ज्वाइन की। लेकिन बाद में अशोक गहलोत जी की भी सरकारें होती थी तो इनके कामों से मैं बहुत प्रभावित होता था। मैं राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन में मैं ज्वाइंट सेक्रेटरी रहा और 3 बार वाइस प्रेसिडेंट रहा। कुछ टाइम के लिए मैं एक्टिंग प्रेसिडेंट भी रहा ज्वाइंट। तो ये हमारा जो लास्ट टेन्योर था जिसमें आदरणीय वैभव गहलोत जी हमारे आरसी के प्रेसिडेंट थे, उस टाइम पे हमने राजस्थान के क्रिकेट के अंदर हमने इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत काम किया। हमने जयपुर में वर्ल्ड क्लास स्टेडियम बनाया, उसके लिए लैंड आदरणीय अशोक गहलोत जी। जब सर आईपीएल भी शुरू हुआ था तो आप राजस्थान रॉयल के और मुख्य कमेटी का हिस्सा थे। बिल्कुल, जब आईपीएल की शुरुआत हुई थी, आरसीए में काम किया, बीसीसीआई की कई कमेटियों में मेरा, आईपीएल की कमेटी। और आपके कार्यकाल में राजस्थान पहली बार रणजी ट्रॉफी जीता। और उसी रणजी ट्रॉफी से खलील अहमद जैसे, बहुत सारे लड़के, दीपक चहर जैसे, राहुल चहर जैसे जो है खिलाड़ी वो टीम इंडिया तक बहुत पहुंचे। सारे हमारे प्लेयर्स जो इंडिया टीम में राजस्थान से बहुत टाइम से, गगन खोड़ा, पंकज सिंह के बाद कोई नहीं जा रहा था, तो खलील है, दीपक चहर है, रवि बिश्नोई है, और इंडिया ए के अंदर अनिकेत चौधरी है, और भी कुछ लोग हमारा जो सर 1995 में आपने आनंदपुरा में एक एकेडमी बनाई ताकि जो कोटा के युवा हैं, जो क्रिकेट प्रेमी हैं, उनको एक अच्छा माहौल मिले। और आपने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटरों को जो है उसमें हिस्सा बनवाया, चाहे सनत जयसूर्या हो, तिलक रत्न दिलशान, ताकि कोटा के बच्चों का भविष्य बने क्रिकेट में। और आरसीएल एक बहुत ही कामयाब टूर्नामेंट राजस्थान का, जिसमें बॉलीवुड सितारों का भी एक जमावड़ा रहता है हमेशा। तो वो सब भी किया। क्रिकेट तो मेरा जुनून है, क्रिकेट मेरा पैशन है, क्रिकेट के लिए करता था, करता हूँ और करता रहूँगा। और क्रिकेट के लिए अभी लड़ाई शुरू की है, ये लड़ाई बहुत आगे तक लेके जाएंगे। और हर जिले के अंदर सरकार की खेल विरोधी जो नीति है उस मुद्दे को हम मजबूती से उठाएंगे, ताकि सरकार खिलाड़ियों के साथ जो भेदभाव कर रही है, खिलाड़ियों की नौकरियां बंद कर दी है, स्टेडियमों के काम रोक दिए, जो योजनाएं चल रही थी उनको रोक दिया है, तो वो सब मामलों को हम उठाएंगे। राजस्थान में 2 साल हो गए राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के इलेक्शन नहीं हो रहे, हेड ऑफ कमेटी आरसीए को चला रही है। तो ये दुर्भाग्य की बात है कि ऐसी असंवेदनशील सरकार है, जो जिम्मेदारी का एक नुकसान, बहुत नुकसान हो रहा है राजस्थान में। जितना खेलों का नुकसान इन 2 सालों के अंदर हुआ, 20 महीने 18-20 महीने में, इतना कभी नहीं हुआ। हम समझ रहे थे कि सरकार आई है, अगर यहीं पर हो सकता है कोई और मुख्यमंत्री होता भाजपा का तो वो ध्यान देता। भजन लाल जी मुख्यमंत्री पहली बार बने, उनको ज़्यादा उनकी जानकारियाँ हैं। इसी से रिलेटेड एक मेरा सवाल है कि आप अभी तक राजस्थान का सबसे कामयाब मुख्यमंत्री और आपका पसंदीदा मुख्यमंत्री किसको मानते हैं अभी तक? देखिए, या तो वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत, 2 ही लोगों ने राजस्थान में बहुत काम किया। उसके पहले भैरव सिंह शेखावत जी, और जो पहले जो सुखाड़िया जी होते थे, उनके लिए बारे में बहुत सुना है कि सुखाड़िया जी ने बहुत काम किया राजस्थान की
तरक्की के लिए, राजस्थान के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, बहबूदी और फलाह के लिए बहुत काम किए। और उसके बाद ये जो तीनों नेता थे इन्होंने भी बहुत काम किए राजस्थान को मजबूत करने के लिए, भाईचारा बनाए रखने के लिए। और अभी जो अशोक गहलोत जी ने तो जो ये 5 साल में जो काम किया है, आज़ादी के बाद देश की किसी भी सरकार ने इतना काम नहीं किया जितना अशोक गहलोत जी ने। तो सर, अब जब आने वाली कांग्रेस की सरकार अगर बनती है राजस्थान में, तो क्या आपके लिए क्या उम्मीद है आपको कि आपको कोई मिनिस्ट्री या कुछ टिकट ये पार्टी तय करेगी। मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ, पार्टी ने मुझे ऑफर भी दिया था जब मैं आने वाला था, लेकिन मैं उस टाइम तक निर्णय नहीं कर पाया। अगर मैं नॉमिनेशन के टाइम तक निर्णय कर लेता तो शायद मैं चुनाव लड़ता, एमएलए होता, लेकिन मैं तब तक उम्मीद कर रहा था कि भाजपा मुझे टिकट दे देगी। भाजपा ने टिकट नहीं दिया और तब तक इधर का भी टाइम निकल चुका था। लेकिन फिर मैंने बाद में ये सब जो नफ़रत फैलाने के भाषणों को सुन के, ये हर जगह पे तोड़ने की, नफ़रत फैलाने की, और उन सब बातों से दुखी होकर, पीड़ित होकर मैंने कांग्रेस ज्वाइन की। सर, क्योंकि ये पॉडकास्ट है, आपसे हमने राजनीतिक बातें की, आपके संघर्ष को लेके बात की, आपकी क्रिकेट को लेके बात की, जो कि आपका पेशा है। कुछ सर पर्सनल क्वेश्चन करना चाहूँगा। बिल्कुल, आपका पैशन है सर। और राजस्थान में क्रिकेट को एक आपने अलग ही दिशा दी है। जैसा कि मैंने बताया कि बड़े बड़े खिलाड़ी इंडियन टीम तक पहुँचे। राजस्थान में पहली बार रणजी ट्रॉफी जीतना राजस्थान का, ये भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारे पूरे राजस्थान के लिए, और इसके लिए हम आपको बहुत शुक्रगुजार हैं। आपने जो क्रिकेट को आगे पहुँचाया, युवाओं के लिए आज भी आप मिलते हैं, जुलते हैं, युवा को आप मोटिवेट करते हैं कि आप कभी गिव अप ना करें और अपने ड्रीम को हमेशा हासिल करें। सर, कुछ पर्सनल क्वेश्चन ये रहेंगे, जैसे कि पहले शिक्षक हमारे माता पिता होते हैं। आपकी माता पिता की कोई ऐसी सीख जिसको आप आज भी फॉलो करते हैं, और वही सीख आप अपने बच्चों को क्या देते हैं? अपने अनुभव से देते हैं, वही माता पिता की सीख देते हैं? देखिए, मेरे लिए मैं कहूँगा कि जो मेरे अब्बा थे, मेरे फादर साहब थे, उन्होंने जो हमें सिखाया, ईमानदारी, निडरता, किसी से डरना नहीं। आप अपने काम करो, ईमानदारी से करो, 100% करो, किसी से डरना नहीं। एक निडरता से, ईमानदारी से अपना काम करो, आपको कामयाबी इंशाल्लाह जरूर मिलेगी। और मेरी माँ की दुआएं हमेशा साथ थी, और मैं हमेशा कहता हूँ, ना जाने किसकी दुआओं का असर है यार। अब मैं डूबता हूँ तो समुंदर उछाल देता है। मेरी अम्मी 2016 में वो दुनिया से चली गई थी, और लेकिन मैं समझता हूँ कि उनकी दुआएं आज भी मेरे साथ होती हैं। शायद बिल्कुल सर, माँ बाप की दुआओं से काफिला बनता है। जो भी हूँ यहाँ तक पहुँचा हूँ, तो उसमें मेरे जो वालिदैन, मेरे माता पिता की दुआएं बहुत थी, मेरे चाहने वालों की, जो लोग मुझसे मोहब्बत रखते हैं, जिनका प्यार मुझे मिला, जिनकी दुआएं मिली, जिनका आशीर्वाद मिला, मेरे दोस्तों का, मेरे साथियों का, परिवार का, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ कि आज तक मुझे बहुत कुछ मिला है। और वो उस मिलने बहुत सी जिम्मेदारियों को आपने बखूबी, बहुत ही अच्छे से, बड़ी बड़ी जिम्मेदारियों को निभाया है, और उसको काम राजस्थान हज कमेटी में जिस तरह से आपने हाजियों को सुविधा दी, अजमेर दरगाह कमेटी बेस्ट, जो किसी भी चेयरमैन का बेस्ट टेन्योर था वो मेरे टाइम पर रहा। फिर हमने दरगाह में भी बहुत काम किए, वहाँ पे टॉयलेट ब्लॉक बनाया जो बहुत ज़रूरत थी, वज़ूखाने वगैरह। हाँ, कायड़ स्थली में जो काम करवाए वो ऐतिहासिक काम थे। तो काम करने का जज्बा रहा है हमेशा। क्रिकेट के लिए भी बहुत किया, समाज सेवा में भी हमारी संस्था लगातार हेल्थ पे, ब्लड डोनेशन पे, कोविड में हमने बहुत काम किया। तो लगातार काम कर रहे हैं और काम करना चाहिए। सर, एक और मेरा सवाल है कि जैसे कि आप समाज सेवा में व्यस्त रहते हैं, आम जनता के लिए कार्य करते हैं, तो जाहिर सी बात है बहुत कम समय मिलता होगा परिवार के साथ बिताने के लिए, तो कितना समय दे पाते? ये तो खैर परिवार की हमेशा शिकायत रहती है, और अब मैं बीच बीच में जब भी वक्त मिलता है तो घर जाता हूँ, क्योंकि अब हमारी एक छोटी आमीना भी आ गई है, तो उसकी वजह से घर पे जाना पड़ता है। जो मेरे बेटे अनस है, उसकी जो डॉटर है, तो लेकिन घर वालों की तो हमेशा शिकायत, क्योंकि सर समाज सेवा है तो वो अपना जीवन अपना नहीं होता। राष्ट्रीय लेवल पे भी मुझे, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे भी कई जगह जो बड़े मोटिवेशनल स्पीच के लिए और अवार्ड फंक्शंस में मुझे कई बार अंतर्राष्ट्रीय या क्रिकेट से रिगार्डिंग देश विदेशों तक में आपका जाना होता था, क्योंकि
क्रिकेट में रहा और ऐसे पॉलिटिक्स में भी ऐसे स्टेट मिनिस्टर रहा, अजमेर दरगाह का चेयरमैन रहा, तो उस नाते से और पूरी दुनिया के अंदर कई जगह पे मोटिवेशनल स्पीच के लिए और अवार्ड फंक्शंस में और कई सारे जो सम्मेलन होते थे, बाहर कॉन्फ्रेंस होती थी, उसमें मुझे विदेशों में भी जाना होता है, तो घर पे टाइम बहुत कम दे पाता हूँ। तो वो शिकायत घर की हमेशा रहेगी, लेकिन घर वालों को ये खुशी भी होती है कि जो हमारा चाहे मेरी डॉटर हो या बेटा अनस हो या हमारी एलिया रजिया, उनको ये लगता है, बहू भी है, पोती भी है, कि भाई ठीक है, ये बाहर जा रहे हैं, लोगों की खिदमत कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, हमारा भी नाम है, परिवार का भी नाम हो रहा है, तो ये खुशी भी होती है। लेकिन परिवार को जो टाइम नहीं दे पाता, समाज सेवा है तो लोगों के लिए जीवन और मुझे सुकून मिलता है लोगों की मदद करने में, लोगों से मिलने में, और खास तौर से यूथ को जब मैं मोटिवेट करता हूँ, यूथ, क्योंकि ये हमारा जो देश की जो आने वाली, ये यूथ ही हमारा, बिल्कुल भारत पहला ऐसा देश है जहाँ पे युवाओं की जनसंख्या सबसे ज्यादा है, और फिर भी देश विकसित नहीं है, तो यूथ पर ध्यान बहुत, इसलिए उनको भी कहते हैं कि आप मजबूती से अपनी एजुकेशन पे ध्यान दो, जो भी आपके गोल है उसको अचीव करने के लिए मेहनत करो और नशे से दूर हो। मैं आपके पॉडकास्ट के मार्फत एक मैसेज और देना चाहता हूँ युवाओं को, आप कुछ भी हो, कितना भी तनाव रहे, कितना भी दबाव रहे, लेकिन आपको डिप्रेशन में नहीं आना है और नशे से दूर रहना है। नशा हमारे परिवार को, हमारे समाज को और हमारे देश को खराब कर रहा है। नशे को बिल्कुल आप बाय बाय कर दो, और कोई नशा बेचता हुआ या नशे पे काम करता हुआ नजर आता है तो उसकी शिकायत करो, और नशा बंद कराने के लिए हम सबकी जिम्मेदारी, धर्म और फर्ज बनता है कि नशे के खिलाफ आप अपने माता पिता के लिए जिएं, उनकी खुशियों के लिए जिएं। जब वो आपको नशे की हालत में देखते हैं तो एक पूरा घर बर्बाद होता है, जैसा कि सर ने कहा। तो नशे की प्रवृत्ति से दूर रहें, अपना माहौल अच्छा रखें और ज़िंदगी में कामयाबी की तरफ जाएं, ताकि आपको आगे गोल मिले। सर, मेरा एक और सवाल है, सोहेल खान जी बॉलीवुड स्टार, उनसे आपका एक बहुत अच्छा याराना, एक दोस्ताना है, उस पर क्या कुछ बोलना चाहेंगे? देखिए, जो वो फैमिली है वो मेरी अपनी फैमिली है, और सोहेल भाई मेरे बहुत अच्छे दोस्त है, भाई जैसे है। और चाहे सलीम साहब हो, जो वो मुझे बिल्कुल फैमिली के बच्चे की तरह मानते हैं। और मेरे और भी कई सारे वहाँ पे दोस्त है बॉलीवुड के अंदर, जेकी श्रॉफ है, आदित्य पंचोली है, सुनील शेट्टी। पारिवारिक संबंध है, बिल्कुल आना जाना, हाँ, बिल्कुल तो लगा रहता है। तो ये है, क्रिकेटर्स से ऐसे ताल्लुकात है, तो ठीक है। ये भी मैं कहूँगा कि ये भी सब मेरे साथियों का, मेरे दोस्तों का, मेरे घर वालों का, मेरे माँ बाप की दुआओं का असर है कि पूरी दुनिया में बड़े बड़े लोगों से रिश्ते हैं। जीसीसी जो गल्फ कंट्री है, वहाँ के कई सारे जो प्रिंस है, वहाँ के जो बड़े जो रूलर है, उनके फैमिली से भी मेरे अच्छे ताल्लुकात है दुनिया भर में। तो सिर्फ उसकी वजह यही मानता हूँ कि आप सबका प्यार है, सबकी दुआ। बिल्कुल सर, जो युवा अमीन पठान बनना चाहते हैं, आपकी तरह बनना चाहते हैं, क्या कुछ मूल मंत्र रहेगा उनके लिए? उन्हें क्या करना चाहिए? उनसे कहना चाहूँगा कि सिर्फ आप ईमानदारी से, सिर्फ मेहनत और मेहनत ईमानदारी के साथ करते रहें, और जो आपने गोल तय किया है कि मुझे ये बनना है, उस गोल को अचीव करने के लिए रात दिन मेहनत करें, ईमानदारी से मेहनत करें, और अपने पेरेंट्स का, अपने बड़ों की दुआएं, उनका आशीर्वाद लेते रहें, आपको कामयाबी निश्चित होगी। और जो युवा माता पिता के अगर कहना नहीं मानते, उन युवाओं के लिए क्या बोलना चाहेंगे? क्योंकि आज के दौर में सर ये चलता है, वो तो उनकी दुनिया, नाफरमानी, जो अपने माता पिता की नाफरमानी करते हैं, पेरेंट्स की, उनकी तो दुनिया भी खराब है, और इस्लाम में कहते हैं आखिरत भी, तो उनकी आखिरत भी खराब है। बिल्कुल सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने इस पॉडकास्ट के लिए समय निकाला, और मैं आज बहुत शुक्रगुजार हूँ, खुशकिस्मत हूँ कि आप जैसी शख्सियत आज मेरे साथ में आई, और मैंने आपसे बातचीत की पॉडकास्ट के माध्यम से, बहुत कुछ अवेयर किया आपने युवाओं के लिए, राजनीतिक बात की, अपने संघर्ष को लेकर बात की। आपका एक बार और शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। तो सभी से बोलना चाहूँगा, इस पॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी तरह से देखते रहिए आफ्ताब पॉडकास्ट। आपका एक सब्सक्राइब हमारी पूरी टीम के लिए और हमारे लिए एक मोटिवेशन का विषय बनता है। ऐसे पॉडकास्ट हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। देखते रहिए आफ्ताब पॉडकास्ट।